Hello dear students, today again welcome all of you at our YouTube channel Maths by HL Sir। बेटा आज क्लास 12th वालों के लिए हमारा चैप्टर नंबर 5 इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस व्युत्क्रमावय और रैखिक समीकरण के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट है। इसके पहले आपको जो है अवयव क्या होता है मैट्रिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए एंड डिटरमिनेंट मतलब सारणी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको ये थर्ड और फोर्थ चैप्टर आपके पढ़े अच्छे से ढंग से पढ़े हुए हो, बस उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। इस चैप्टर की जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला वर्ड आ रहा है व्युत्क्रमावय। यही चीज है कि दो चार बातें अगर इसमें ढंग से ध्यान रख लें तो ये बहुत इजी चैप्टर है। व्युत्क्रम अवयव, इस व्युत्क्रम को व्युत्क्रमणीय भी बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय अवयव भी बोला जाता है। व्युत्क्रमणीय या व्युत्क्रम अवयव मतलब आपको यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये क्या चीज होती है इसके बारे में देखो। ऐसा अवयव ऐसा वर्ग अवयव, ये जरूरी है। हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव। ध्यान से देखना बेटा, वर्ग का मतलब जितनी पंक्तियां हैं उतने ही इसमें क्या होनी चाहिए, अवयव में स्तंभ होनी चाहिए, यानी कॉलम और रो हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल। 2x2 का होगा, 3x3 का होगा, ऐसा है ना। तो ऐसा वर्ग अवयव जिसके सारणिक का मान, जिसका सारणी, जैसे कोई भी आपके पास, ये तो पता है मैट्रिक्स जो होता है बेटा उसको कैपिटल एबीसीडी से हम शो करते हैं। और कैपिटल एबीसीडी हमेशा आपके अगर उनके पास में ऐसे दोनों तरफ बार जैसा साइन लगाते हैं जिसको हम सारणिक का साइन बोलते हैं, डिटरमिनेंट का, तो ये क्या बन जाता है, सारणिक में कन्वर्ट हो जाता है, सारणिक में बदल जाता है। और सारणिक हमेशा आपको पता है क्या चीज है, एक संख्या है। चाहे कितनी भी बड़ी सारणिक ले ले, 3x3 की, चाहे 2x2 की, आपने अच्छे से पढ़ रखी है। उसका मतलब क्या होता है, उसका अंत में हम एक ही संख्यात्मक मान निकालते हैं, हल करके सारणी का मान निकालते हैं। अवयव का मान कभी नहीं निकालते, क्योंकि अवयव एक राशि नहीं है, उसमें एक संख्याओं का वो एक ग्रुप होता है, समूह। लेकिन जब सारणी का चिन्ह, क्योंकि देखो अवयव का चिन्ह कैसा होता है आपको मालूम है, ये वाला, ठीक है। लेकिन इसका मतलब होता है ऐसे, और इसका मतलब ये होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई करवा करके लास्ट में एक नंबर निकालते हैं, वो राशि ही सारणिक होती है। तो राशि जो हमारे पास सारणिक है या जो भी है, उसका मतलब क्या होता है, एक राशि यानी एक संख्या होती है, बट अवयव एक संख्या नहीं होती। ये आपको कॉमन सेंस की नॉलेज होनी चाहिए। हम बोल रहे हैं ऐसा वर्ग अवयव, इसका मतलब क्या है वर्ग का, कि जितनी पंक्तियां हैं आपके पास, ऐसा अवयव है जिसके अंदर अगर जितनी पंक्तियां आप ले रहे हो उतनी उसमें क्या होना चाहिए, स्तंभ। तो ऐसा वर्ग अवयव जिसको अगर आप किस में बदल दो, सारणिक में, क्योंकि वर्ग अवयव को ही सारणिक में बदला जाता है। आपको मालूम होना चाहिए सारणिक वही होता है जिसमें पंक्तियां और स्तंभों की संख्या सदैव समान होती है। ऐसा सारणिक कभी नहीं देखा होगा जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो। इट मीन एन और एम डिफरेंट नहीं होते। तो इसका अगर वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, मेरी बात समझना, ऐसा वर्ग अवयव जिसके लिए सारणिक एक का मान नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो हमेशा क्या होगा, व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा। तब ए व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप इतने समझ गए होंगे, व्युत्क्रमणीय अवयव होगा, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे व्युत्क्रमणीय पूछे चाहे अव्युत्क्रमणीय पूछे। ये आपके इस साल 2020 में आपके मतलब हम कह सकते हैं कि आपके इसी ईयर बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है कि व्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय की जो डेफिनेशन है ये बहुत छोटी है, लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि क्वेश्चन ना देखकर उसने डेफिनेशन पूछी है। वो क्या, ऐसा वर्ग अवयव मतलब हमको अगर व्युत्क्रमणीय जो व्युत्क्रमणीय अवयव है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसा अवयव वर्ग अवयव, कौन सा वर्ग अवयव, क्योंकि सारणिक में बदलना है तो वर्ग होना जरूरी है। ऐसा वर्ग अवयव जिसके सारणिक का मान 0 के बराबर कभी नहीं आए, वो क्या होगा, उसका हमेशा व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमणीय अवयव होता है वो। और अगर जिसके लिए सारणिक का मान वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसके लिए सारणिक का मान क्या आ जाए, 0, ऐसे को हम बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय अवयव। अव्युत्क्रमणीय अवयव, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनो, अव्युत्क्रमणीय अवयव, जिसे इंग्लिश में बोला जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स।
तो समझदार है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि आपको मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसा वर्ग अवयव जिसके लिए सारणिक का मान क्या आ जाए 0 आ रहा है, उसका सारणिक का मान क्या आ रहा है 0, तो वो हमेशा अव्युत्क्रमणीय अवयव होगा, अर्थात उसका व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, ऐसा अवयव जिसके लिए सारणिक का मान अगर हम निकालें और 0 नहीं आए, उसी सारणिक का उसी अवयव का ऐसा वर्ग अवयव जिसके लिए अगर हम सारणिक में बदल के देखें तो अगर मान अगर 0 के बराबर नहीं आता है, उसी अवयव को आप व्युत्क्रमणीय अवयव कहेंगे और उसी अवयव का आप व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। अदरवाइज 0 आ रहा है तो कभी भी आप इनवर्स नहीं निकालेंगे, अर्थात वो हमेशा अव्युत्क्रमणीय अवयव होगा। यानी दो शब्दों की डेफिनेशन है, बहुत ही छोटी है। ऐसा वर्ग अवयव जिसके लिए सारणिक का मान 0 नॉट इक्वल टू है, यानी 0 के इक्वल नहीं आ रहा है सारणिक की वैल्यू, तब तो वो व्युत्क्रमणीय होगा। यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर 0 के इक्वल है तो अव्युत्क्रमणीय यानी सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सिंपल सी बात है, इतना। आगे देखते हैं, आगे देखो हमारा अगला टॉपिक है एडजॉइंट एंड इनवर्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वर्ग अवयव का सहखंडज और व्युत्क्रम। मैं यहाँ पर भी एक छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कहीं पर भी आपको देखो ये चैप्टर आपको पढ़ने को कहीं मिल जाएगा, आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, हम लोगों को कुछ टॉपिक्स में पढ़ने में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वो यहाँ पर है। मैं तीन चीज यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। एक ये जो सहखंडज आया है एडजॉइंट, एक होता है सहखंड, सहखंड सेकंड ओनली सेकंड, और एक होता है सहखंडज, जे लगाना पड़ता है, यानी ये एडजॉइंट होता है सहखंडज और ये होता है सहखंड। ठीक है, सहखंड के बारे में कोफैक्टर, ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। कोफैक्टर जो सहखंड होता है आपका, ये होता क्या चीज है, एक होता है उपसारणिक, ये भी थोड़ा सा आप समझ ले तो बेस्ट रहेगा। उपसारणिक, सहखंड, सहखंडज और व्युत्क्रम लास्ट है ना। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं उपसारणिक क्या होता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम ये भी समझ लेंगे कि उपसारणिक क्या चीज है। जिसे हम बोलते हैं माइनर डिटरमिनेंट, उपसारणिक। ठीक है, देखो बेटा, जैसे आपके पास एक अवयव है, या यूं समझ लो जैसे ये एक अवयव है, मैं 2 इंटू 2 का ले लेता हूँ, 3 इंटू 3 का भी आप चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, चलो ले लेते हैं। पहला अवयव A11, दूसरा अवयव A12, अवयव कहलाते हैं। अवयव जो आपके पास होता है वो एक संख्यात्मक मान नहीं होता, ये श्योर आपके दिमाग में हमेशा रखना है कि सारणिक जो होता है हमेशा एक संख्यात्मक मान होता है, सारणी का चिन्ह वो वाला होता है, बॉक्स हमेशा किसका होता है, अवयव का। तो हम अवयव के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उपसारणिक सहखंड जो भी है वो अवयव से बनाने हैं प्रमुख। यहाँ जहाँ सारणिक शब्द लग गया, वो उपसारणिक का मतलब होता है वो भी एक संख्यात्मक मान होगा, सारणिक लगा हुआ पीछे। ये जो इसके अंदर होते हैं ना अवयव के अंदर, इनको हम बोलते हैं अवयव, मालूम है अच्छे से। तो A11, A12, A13, फिर उसके बाद में हम बात करें A21, A22, A23, ये पंक्ति और स्तंभ के हिसाब से इनको हम नाम दे देते हैं A31, A32, A33। इसका मतलब हो गया कि तीसरी तो पंक्ति है और तीसरा ही कॉलम है, यानी तीसरा स्तंभ है। तो इसका ऑर्डर भी 3 इंटू 3 है। और हम हमेशा इस चैप्टर में वर्ग अवयव की ही बात करेंगे, क्योंकि इनको हमको सारणिक में बदलने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सारणिक ए के लिए, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर ये चिन्ह लगा दो और उसको सोल्व करके प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करके, चाहे आप प्रथम स्तंभ के जो भी चाहे उसके सापेक्ष प्रसार करके, एक्सपेंशन करके आप इसकी वैल्यू यानी मान ज्ञात कर सकते हैं सारणिक ए का। इसको सारणिक में बदलेंगे तो इसका मान भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हमारी पहली शर्त ये है कि आपको पहले उपसारणिक के बारे में समझना चाहिए। बेटा मैं उपसारणिक को इंग्लिश में अगर देखा जाए तो माइनर डिटरमिनेंट से शो करते हैं। तो ये जो कैपिटल एम है यही इसका सिंबल होता है, यानी संकेत होता है एम। कैपिटल एम 1 कहीं लिखा है, इसका मतलब हो गया प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का आपको उपसारणिक दिखाना है। जो आपके पास जो भी आएगा उसको लिखना है यहाँ पर। यानी यहाँ पर आपको जैसे प्रथम पंक्ति ये रही, प्रथम स्तंभ ये रहा, इसको छोड़ दो अगर आप,
प्रथम पंक्ति, इसका मतलब होता है प्रथम पंक्ति को छोड़ दो, प्रथम स्तंभ को छोड़ दो। एम का मतलब माइनर डिटरमिनेंट यानी उपसारणी को शो करता है, तो एम हमारा सिंबल रहेगा इसका उपसारणी का। और भी देख सकते हैं आपकी किताब में, जो भी आपकी इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले, आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई वाले बच्चे हो, अपनी बुक्स में जैसे कईयों में नहीं है एम का सिंबल, कुछ और सिंबल दीजिए, जो भी दे रखा है आपके, वो अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो मैं यहीं पर यही बात करूंगा कि कैपिटल एम यानी मैंने ले लिया माइनर डिटरमिनेंट के लिए, उपसारणी के लिए, तो आपकी बुक में जो भी सिंबल दे रखा है उपसारणी का उसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन आपको समझना उपसारणी क्या है, डिटरमिनेंट, माइनर डिटरमिनेंट M11। M11 का मतलब हो गया प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ को आप छोड़ दीजिए। ये लो मैंने प्रथम पंक्ति छोड़ दी, प्रथम स्तंभ छोड़ दिया, जो बचा आपके पास ये 4 एलिमेंट बच गए, 4 एलिमेंट, इसके इक्वल में आप चारों एलिमेंट लिखें A22। आपको सारणी का चिन्ह लगाना है कि नहीं लगाना, क्योंकि नाम क्या है, उप सारणी, यानी है तो डिटरमिनेंट सारणी की तो है ना, लेकिन उप का मतलब जैसे एक होता है इंस्पेक्टर, एक होता है सब इंस्पेक्टर, उप का मतलब उससे छोटा, है ना। तो ये 3x3 का तो ओरिजिनल आपके पास क्या है, मैट्रिक्स है, लेकिन इसको जब सारणी में बदलेंगे तो पूरा सारणी होगा, लेकिन इस सारणी से भी छोटे छोटे सारणी बनाए जा सकते हैं, जिसको हम उप सारणी बोलते हैं। M111 में इनको छोड़ करके हम लोगों ने ये लिख लिया A23, A32, A33। बस समझदार है, ये सारणी का चिन्ह लगा के इसका मान निकाल लेना, जो भी आएगा आपके पास M11 की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का जो M11 है, यानी पहले वाले एलिमेंट का, इसका A11 का क्या आ गया, उपसारणी। अगर कोई पूछ ले A11 का उपसारणी, प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ के ये जो पहला अवयव होता है उसका उपसारणी क्या होगा, तो हम ये तो समझ गए उपसारणी को M से शो करते हैं, और एलिमेंट और आपको यहाँ पर सिंबल दे रखा है यानी 1 ही आपको लेना है, तो उसको निकालने का तरीका क्या रहेगा ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर 1 लिखा है यानी पहली पंक्ति छोड़ दीजिए, यहाँ पर भी 1 लिखा है यानी पहले वाले जो होता है नंबर वो किसको शो करता है, पंक्ति नंबर को, और ये वाला होता है स्तंभ की संख्या यानी स्तंभ के नंबर को, कौन सा स्तंभ है ये बताता है। तो प्रथम में पंक्ति छोड़ दी मैंने, प्रथम स्तंभ छोड़ दिया, जो बचा इसको ले लिया, और आपको क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, पहले इन दोनों संख्याओं को, फिर माइनस का चिन्ह लगाना होता है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी रिजल्ट आता है वो आपके पास आ जाता है, जो भी आता है, जो भी आपके पास आएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये आपके पास क्या आ गया, उपसारणी निकालने का एक तरीका हो गया। ऐसे इसी प्रकार उपसारणी कितने हो सकते हैं, जितने इसमें अवयव होते हैं। ये पहला उपसारणी आ गया, यहाँ पर भी जैसे M12 आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रथम पंक्ति छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन स्तंभ नंबर 2, स्तंभ नंबर 2 ये पहला स्तंभ है, दूसरा, तीसरा, तो कॉलम नंबर 2 को आपको कैंसिल करना है, फर्स्ट रो को कैंसिल करना है। ये आपके पास चारों एलिमेंट हैं जिनको आप सारणी का चिन्ह लगा के लिखेंगे A21, फिर यहाँ पर A23 आ जाएगा, फिर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा A31, A33, ये आपके पास है M12 यानी उपसारणी का आपके पास आ जाएगा, प्रथम पंक्ति और दूसरे स्तंभ का, दूसरे वाले एलिमेंट का। तो ऐसे आपको उपसारणी निकालने होते हैं, तो उपसारणी का कंफ्यूजन खत्म, उपसारणी निकालना आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। सिंबल M लेके चल रहे हैं हम, तो जो भी आपकी बुक्स में है उसके हिसाब से लेके चल लेना, ठीक है। अब उपसारणी को अगर हम समझ गए तो इसको हम यहाँ से हटा दें तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। अभी मैं आपसे ये भी बता देता हूँ उपसारणिक से सेखंड कैसे बनाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना सेखंड कोफैक्टर। सेकंड समझ गए तो सेखंड समझेंगे, और सेखंड समझ गए तो व्युत्क्रम निकालेंगे, और जब व्युत्क्रम निकालने लग जाएंगे चैप्टर को करीब करीब हमने समझ लिया, ये समझ लेना, क्योंकि कंफ्यूजन यही होता है, सेकंड पूछता है, सेकंड निकाल के आ जाते हैं भाई, इससे काम नहीं होता है। तो देखो इधर सेकंड का मतलब क्या होता है, कोफैक्टर। देखो बेटा सेकंड को मोस्टली किताबों में या तो सी से या फिर ए से या फिर एफ से, जो भी है जिससे भी शो कर रखा है अपने बुक में देख लेना। कई सी से करते हैं, कई कैपिटल ए से कर रखा है, कोई एफ से कर रखा है सेकंड, जो कईयों ने उपसारणी को भी ऐसे शो कर रखा है कई बुक्स में, है ना। तो वो आपके हिसाब से देख लेना, मैं एफ से शो कर रहा हूँ, ठीक है, एफ कोफैक्टर, कई सी से भी कर लेते हैं, कई एफ से भी कर रहे हैं। तो कैपिटल F11 अगर कहीं लिखा है, समझ रहे हैं मेरी बात, अरे समझ रहे बेटा, अगर F11 लिखा है इसका मतलब हो गया प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का आपको क्या निकालना है, सेकंड निकालना है। और ये सेकंड निकालना बहुत ही आसान है, आपको मैं इससे पहले एक फॉर्मूला बताऊंगा। अगर आपको सेकंड निकालना है, चाहे आई भी पंक्ति है जेवा स्तंभ है, मैंने आई जे लिख दिया, आई जे का मतलब हो गया आई पंक्ति का नंबर है, जे स्तंभ का नंबर है, कौन सी पंक्ति है, आई वाली, और जे वाला कौन सा है, स्तंभ है। तो यहाँ पर जो भी इनका मान होगा उसके हिसाब से आप आई और जे के मान रख लेना।
तो उसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे, और फिर मल्टीप्लाई में आता है MIJ। ये देख लो, ये फॉर्मूला आपके बड़े यूजफुल है। अगर ये फॉर्मूला आपको आ गया, समझ लो आपने सेकंड निकालना सीख लिया, और जिसने उपसारणिक सीख लिया वो बच्चा इस फॉर्मूले के द्वारा सेकंड भी सीख गया। कैसे? FIJ का मतलब है कि आपके आई पंक्ति जेवा स्तंभ, आपको बस इसके इक्वल कब रहेगा, बस ये -1 की पावर i प्लस जे करना है इसके मल्टीप्लाई में, किसके? उपसारणिक के। तो कई बार तो ऐसा होगा इन दोनों का जोड़ अगर सम हो जाएगा, यानी आपके पास इवन हो जाएगा, तब आप -1 की पावर सम होगी तो क्या आएगा? रिजल्ट प्लस का ही आएगा ना। तो प्लस का आएगा, प्लस को आप अगर कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो +1 आएगा, और +1 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये ओरिजिनल यानी यही रहेगा। यानी कुछ केस में उपसारणिक का मान और सेकंड का मान कुछ अवयवों के लिए सेम आएगा, कुछ के लिए चिन्ह बदल जाएगा। कब बदलेगा? जब विषम हो जाएगा। जैसे i और j का जो टोटल है वो ओड हो जाएगा, विषम हो जाएगा, तो माइनस की घात, जब -1 की पावर में घात में अगर विषम संख्या होगी तो मान -1 ही आना है, और -1 का मतलब हो जाएगा इसका चिन्ह बदल देगा। कुल मिलाकर बात ये समझ में आ गई कि -1 की घात चाहे सम हो चाहे प्लस से हो, सम होगी तो प्लस आ जाएगा 1, और अगर विषम है तो -1 आ जाएगा। लेकिन सेकंड जो है वो हमेशा संख्यात्मक दृष्टि से देखा जाए तो उपसारणिक की जो संख्यात्मक मान आता है उसके बराबर ही रहता है। फर्क क्या होता है? चिन्ह बदलता है, क्योंकि -1 का जो मामला है वो चिन्ह बदल के देगा आपको। तो कुछ सेकंड में जैसे आपके पास M11 आपने निकाला, दिया गया 24, आपने भी देखा कि F11 निकालना है आपको। F11 i का मान कितना है? 1, और j का मान कितना है? 1, तो -1 की पावर 1 + 1 करेंगे, i + j। इस फॉर्मूले को दोहराएंगे, यहाँ 1 डाला, यहाँ 1 डाला, तो आपको यहाँ पर 1 पुट करना है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? M11। मैंने M11 का मतलब हो गया, ये उपसारणिक है जो मैंने पहले निकाल ली, और यहाँ पर देखो -1 की पावर 2 हो जाएगी, जो हमेशा क्या आती है? +1, और M11 की वैल्यू कितनी है? 24। इस केस में मेरे पास हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? 24, यानी वो का वही आएगा। अगर यहाँ पर F12 है, और सोचो M12 की मेरे पास वैल्यू है, आपके पास अपने पास 3 आ रही है, आपको F12 की वैल्यू निकालनी है, यानी M12 आपके पास उपसारणिक का मान 3 है, और आपको F12 निकालना है। तो ये क्या होगा? -1 की पावर आपको i + j करना होता है, इन दोनों को प्लस करना होता है। बस सिंपल सी बात है, इनकी जड़ में जो भी संख्याएं लिखी है वो -1 की घात में दोनों को प्लस करना है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? M12। देखो समझे, अगर मैं इस -1 की पावर 3 हो रही है, क्यूब हो रही है, जो आपको हमेशा माइनस देगी। अब M12 की बात करें तो इसका मान क्या होगा? 3। अगर देखो तो पहले उसका मान 3 था, तो इसका मान कितना हो गया? -3। मैंने कहा था संख्यात्मक दृष्टि से मान नहीं बदलते, वही 3 था यहाँ पर, वो भी 3 यहाँ पर है, लेकिन वहां प्लस था, यहाँ पर क्या हो गया? माइनस। पहले वाले में प्लस का 24 था, यहाँ पर भी 24 प्लस का ही है। यानी कुछ केस में बदलते और कुछ में नहीं बदलते। वो आपने समझ लिया होगा कि -1 की पावर अगर सम बन जाएगी इवन, तो उस केस में नहीं बदलेगा, वही वैल्यू रहेगी, और अगर विषम है ऑड तो उस केस में बदल जाएगा। ओके, साइन चेंज हो जाता है। अब हम बात करें आगे कि ये सेकंड भी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कि बहुत ही सिंपल, अगर ये फॉर्मूला रखा जाए तो सेकंड हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ, किसी भी सारणिक का मान आप उसके अवयव और उसी, जैसे आपने प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार किया है, हम लोग क्या करते हैं, ये चीज भी आप यहाँ पर जान ले, क्योंकि ये मैंने वैसे तो 4th चैप्टर में बता रखी है, और जो बच्चा 4th चैप्टर पढ़ता है तो उसको इतना नॉलेज तो होता है कि सारणिक का मान जब वो निकालता है, जैसे सपोज ब्रो इसके मैं सारणिक का चिन्ह लगा देता हूँ, ये लो, ये अवयव था और ये लो सारणिक में बदल गया, ये सारणिक बन गया। इस सारणी के अगर मान की बात की जाए तो हम क्या करते हैं, पहले इस अवयव को, संख्या को लिखते हैं, उसके बाद में हम इसको और इसको छोड़ करके इनको आपस में गुणा करवा करके मान निकालते हैं। समझ में आता है? तो जो भी मान आता है, यानी मैं यहाँ पर उपसारणिक बना देता हूँ, इसके गुणा में उपसारणिक आता है 822, तो ये वाला उपसारणिक क्या होगा? M11 ही होगा ना। इसको और इसको छोड़ने के बाद में ये जो आता है रिजल्ट वो M11 होता है, तो मैं यहाँ पर M11 लिख देता हूँ। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, ये वाला सिस्टम भी अपनाते हैं कि यहाँ प्लस रखते हैं, यहाँ माइनस रखते हैं, यहाँ प्लस रखते हैं, यानी ये जो संख्या होती है वो ऐसे कैसे नोट करते हैं, यहाँ पर जो भी होता है उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये सिस्टम क्यों पढ़ाते हैं? ये प्लस माइनस इस F की वजह से होता है। अगर आपने M11 के बजाय F11 लिखना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप प्लस माइनस मत लगाओ, क्योंकि F खुद ही सलट देगा। यहाँ पर 1 और 1 2 होता है तो यहाँ पर प्लस दे देगा, यहाँ पर 1 और 2 3 होगा तो यहाँ माइनस दे देगा उस संख्या के आगे, जो भी आपकी उपसारणिक होगी। क्योंकि ये चिन्ह किसका बदलता है? उपसारणिक के मान का ही तो बदलता है। उपसारणिक तो इसके साथ में गुणा में आती है,
तो यहाँ पर ये चिन्ह बदलता है, ये वाला खेल, तो उससे उपसारणिक का मान यानी उपसारणिक की जो वैल्यू है उसके चिन्ह को बदलने का काम कौन करता है, सेकंड का। तो हम लोग अगर प्रथम अवयव और उसके संगत उसके गुणा में सेकंड लिख दें तो अगली बार भी हम प्लस ही लिखेंगे और A12 उसका संगत सेकंड लिखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा A13 F13। अब सीधी सी बात है, सेकंड क्या होता है, निकालना तो इसी की तरह है। अब हम इसको और इसको छोड़कर जो इनको गुणा करके निकालते हैं वो एक्चुअल में होता है क्या है, इस अवयव का उपसारणिक होता है। तो हम उपसारणिक लेके चलते हैं, लेकिन हमने चिन्ह चेंज करने की प्रक्रिया अपना रही है क्योंकि हम उपसारणिक से काम करते हैं ना कि हम सेकंड से। और अगर हम सेकंड से करें तो ऐसा ही हम सिस्टम अपनाएंगे। अब देखो इसका काम क्या होता है, अब 1 और 1 यहाँ पर भी मैं इसको m से चेंज कर सकता हूँ। अगर इसको मैं m से चेंज करूंगा तो ये प्लस आएगा, यानी यहाँ पर कोई चिन्ह बदलेगा नहीं। अगर F12 की बजाय मैं M12 लिखूंगा तो हमेशा मुझे पता है इसका चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि F12 की वैल्यू हमेशा माइनस किसके इक्वल होगी, M12 के इक्वल होगी। तो ये चीज है, यहाँ प्लस है तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, इसका अवयव आपके पास जो भी संख्या है ये साथ में गुणा में आई जाएगी। फिर देखो F1 और 3 4 होता है, तो F13 की मान हमेशा जो है प्लस का M13 के इक्वल आएगा, चाहे आप कोई से केस में निकाल के देख लेना। तो A13 इंटू M13। तो ये चीज है कि उपसारणिक में कोई भी सारणिक का मान निकाला जाता है, इस दृष्टि से हम प्लस माइनस करते जाते हैं, उपसारणिक का मान निकाल करके रखते जाते हैं। लेकिन अगर सेकंड में लिखा जाए तो सेकंड में हम इसके सारणिक उपसारणिक के मान को ऐसे, जो भी सारणिक है उसका मान ऐसे निकालते हैं। तो हमने देखा ये प्रथम पंक्ति है तो उसी के संगत उसके अवयव होने चाहिए, यानी उसी के संगत उसके क्या होने चाहिए, सेकंड होने चाहिए। ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक छोटा सा सवाल आपको फोर्थ जो चैप्टर है उसके मिसेलिनियस में विविध में मिल जाएगा कि यहाँ पर A11 है, यहाँ पर A12 हो जाएगा। तो डेल भी बोलते हैं, आपको ये भी मालूम होना चाहिए इस सारणिक का मान जो है वो डेल भी होता है, डेल्टा के इक्वल है ना, तो डेल के इक्वल भी मान लो चाहिए। तो ये वाला मान कई जगह उसने 4 ऑप्शन दे के बराबर 0 भी कर रखा है, ये बराबर 0 वगैरह ये सब कुछ हटके आपको यहाँ पर ये सारणिक का मान इस तरीके से जो भी होगा वो ऑप्शन आप चूज कर लेना, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि जो भी जितने भी कंफ्यूजन है वो सारे क्लियर हो जाए। बस हम बात करें कि सेकंड से हमारे समझ में आ गया कि f कैसे निकालते हैं, -1 की पावर करके, है ना। और M11 M12 यानी उपसारणिक कैसे निकालना, वो तो सिंपल है। M11 है तो 1 को प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ छोड़ दो, प्रथम पंक्ति सेकंड स्तंभ छोड़ दो, और जो बचे उसको उपसारणिक में डाल के उसका मान निकाल लो तो उपसारणिक बन जाएगा। ऐसे ही उसको अगर -1 और सीधा है, अगर आपको किसी को निकालना है, मुझे सेकंड निकालना है तो फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, आपको निकालना जैसे F12 निकालना है तो बहुत ही सिंपल है। 1 और 2 कितना होता है 3, -1 की पावर 3 होगी तो हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस का चिन्ह लगा लो और किस कौन लिख दो उसके बराबर में M12, यानी उपसारणिक में ये बदल लो एक प्रकार से, इसका M12 के F12 के बजाय M12 ही लिख लो उपसारणिक, लेकिन चिन्ह प्लस आएगा माइनस को थोड़ा सा ध्यान रखो क्योंकि F को इसमें इन दोनों में डिफरेंस इतना ही होता है, मान दोनों के इक्वल ही होते हैं। उपसारणिक के सेकंड के दोनों के मान एक जैसे होते हैं, दोनों एक संख्यात्मक राशि है, लेकिन फर्क चिन्ह का होता है। उपसारणिक में चिन्ह जो आता है वो कब बदलेगा वो यहाँ पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर दोनों का जोड़ टोटल कितना हो रहा है, ठीक है। तो देखते बेटा अब आगे हम सेकंडज और व्युत्क्रम के बारे में। तो देखो बेटा एडजॉइंट यानी सेकंडज, ये जो आपने सेकंड निकाले है ना, इनका एक प्रकार से आप यूं कर सकते हैं कि ट्रांसपोज होता है। जैसे एक आपने अवयव ले लिया A11 A12 A13 A21 22 A23, किस प्रकार का अवयव लिया हमने, ये हमारे 3x3 का अवयव है, A31 A32 A33, ठीक है बेटा। ये 3x3 का क्या है, अवयव है। इसी अवयव का आपको सेकंड निकालना है। सेकंड का मतलब होता है एडजॉइंट। तो मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, ADJ ऐसे लिख के, ADJ का मतलब शॉर्ट सिंबल होता है एडजॉइंट, ऐसे लिख देता हूँ स्मॉल ADJ। ADJ का मतलब एडजॉइंट, किसका, एक का। ऐसे कोई भी अवयव याद रखना बेटा, अवयव का ही सेकंड निकाला जाएगा। सेकंड मतलब एडजॉइंट, एडजॉइंट किसका निकाला जाएगा, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स होगा उसका अवयव का निकाला जाएगा। तो ये एडजॉइंट ऑफ A, इसको लिखते संकेत भी मालूम होना चाहिए कि हमारे पास अगर 3x3 का एक मैट्रिक्स है तो उसका हमको सेकंड एडजॉइंट कैसे निकाल दो। तो एडजॉइंट का मतलब ये ADJ लगाते हैं शॉर्ट, और उसके साथ में जो भी आपका अवयव का जो संकेत है A है B है जो भी है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, 1 सेकेंड, देखो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं एडजॉइंट A इक्वल टू,
यहाँ पर हमारे पास निकालना क्या होता है, ये एक प्रकार का ये भी अवयव है बेटा। कोई अगर इस भ्रम में बेटा कि ये सारणिक बन जाएगा, नहीं सारणिक नहीं है, ये सारणिक उपसारणिक में सारणिक आ रहा था, और हमने जो सहखंड पढ़ा उसमें भी हम सारणिक के तरह ही एक संख्यात्मक मान देख रहे थे। बस अब हम लोग उनको यहाँ पर इकट्ठा करेंगे उन सभी संख्याओं। जैसे पहला सहखंड होता है ऐसे F11, तो वो एक संख्या होती है, उस संख्या को आप इसमें डालेंगे, फिर इसका सहखंड निकालेंगे और इसकी जगह लिखेंगे F12, फिर तीसरे का सिंबल F13। ऐसे सबके सहखंड निकालने हैं आपको, किसके, सारे अवयवों के सबके क्या निकालने हैं, सहखंड निकालने हैं, यानी सबके सब उपसारणिक, इसके उपसारणिक, इसके उपसारणिक, सबके उपसारणिक निकाल के वो प्लस माइनस वाला सिस्टम ध्यान रखना, इसका प्लस इसके जो उपसारणिक है वो का वही सहखंड हो जाए, इसकी उपसारणिक आएगी उसका चिन्ह बदल करके सहखंड बना लेना, फिर इसका मत बदलना क्योंकि 1 और 3 4 होता है, ऐसे है ना। फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे है ना। तो ये सहखंड फटाफट निकल जाएगा आपका A22 F23 और F31 F33 सॉरी 32 F33। इसका आपको ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब परिवर्तक, परिवर्त बोलते, परिवर्त, ट्रांसपोज, डेस भी लगा सकते हैं आप चाहे तो, डेस भी लगा सकते हैं, मालूम है आपको, है ना। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ये आपने 3rd चैप्टर में मैट्रिक्स में पढ़ी होगी, ट्रांसपोज यानी परिवर्त क्या होता है। तो इस ट्रांसपोज करना है, एडजॉइंट निकालना है ना, तो इन सभी सहखंडों का, सभी अवयव हैं, 9 अवयव है इसमें टोटल, तो 9 अवयव, प्रत्येक अवयव का सहखंड निकाल के उनको आप इस तरह से प्रत्येक अवयव के स्थान पर, पहला अवयव ये था उसके स्थान पर उसका सहखंड लिख दिया मैंने, इसकी जगह इसका, इस अवयव की जगह इसका सहखंड मैंने लिखा, इसकी जगह इसका सहखंड लिखा। इस प्रकार से सभी अवयवों के सहखंड लिख के 9 के 9 और उनका ट्रांसपोज कर दे उस मैट्रिक्स का, तो आपको हमेशा सहखंडज मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा उस अवयव का। अब इसका ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ये पंक्ति स्तंभ में बदल देंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगी, आपके पास जो अवयव आएगा वो एडजॉइंट है, रेडी है, तैयार है आपके पास। तो समझ में आ गया होगा सहखंडज भी आपको, ठीक है, आगे है ना समझ में सभी स्टूडेंट्स को। ये समझ लो आपको एडजॉइंट निकालना भी बहुत आसान है। तो सब एक कड़ी दूसरी से जुड़ी है, उपसारणिक से जुड़ा सहखंड, सहखंड से कौन जुड़ा, सहखंड उसकी मदद लेकर के हम एक नया अवयव का निर्माण करते हैं। प्रत्येक जितने भी एक अवयव में 9 अवयव हैं, तो 9 के 9 अवयवों को हटाकर उनके स्थान पर उनके खुद के सहखंड लिखते हैं। सहखंड का मतलब, उनके सहखंड का एक मतलब होता है, एक संख्यात्मक मान होता है, इसका सहखंड निकाल के यहाँ रखेंगे, इसका सहखंड यहाँ पर, इसका यहाँ पर, सबके लिख करके उनका ट्रांसपोज करना ना भूले, ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी पंक्तियों को अब स्तंभ में बदल करके आप लोग सहखंडज तैयार कर सकते हैं, एडजॉइंट आपके पास रेडी है। अब बात कर लेते हैं व्युत्क्रम यानी इनवर्स। ये है क्योंकि इस चैप्टर में 2 ही चीज है, इनवर्स, मेन तो इनवर्स ही है। अब इसके पहले, इनवर्स से पहले जरूरी एडजॉइंट, जैसे कहीं किसी गांव जाना, उससे पहले जो कोई गांव आता वहां तक पहले जाना पड़ेगा, तभी आप वहां तक पहुंचोगे। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप है, ये जिसने सीख लिया अब वो इनवर्स निकाल सकता। अब मैं बताता हूँ, कोई भी आपके पास है, जैसे आपके पास कोई अवयव है, अवयव, इस अवयव ए का जो व्युत्क्रम होगा, इनवर्स व्युत्क्रम, वो इनवर्स ए इनवर्स से शो किया जाएगा। पहले तो ये देख लो, वर्ग अवयव का सहखंडज और व्युत्क्रम, जो अवयव आपके पास वर्ग अवयव है उसका इनवर्स व्युत्क्रम निकाला जाएगा, तो उसका जो संकेत होगा वो ऐसा होगा। नंबर 2, ये भी ध्यान रखना, ये अवयव है तो ए इनवर्स भी क्या आएगा, एक अवयव मैट्रिक्स ही आएगा, सारणिक नहीं होगा। ये तो दिमाग में होनी चाहिए छोटी मोटी। अब बात कर लें कि ये कब निकाला जाएगा, कब नहीं निकाला जाएगा। अगर ये ए मेरा व्युत्क्रमणीय है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, तभी उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका कारण है, ये ऐसा हमारी बुक्स में प्रमेय दे करके ये स्टेटमेंट में लिखा होता है डार्क जो है करके, ये इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ए। ये है एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। एडजॉइंट ए क्या होता है भाई, आपको मालूम है, ये रहा एडजॉइंट ए, सहखंडज होता है किसी भी अवयव का, एडजॉइंट होता है, ठीक है। कैसे निकालते हैं ये आपको मैंने बता दिया, सहखंड उन अवयवों के लिख दो, उनका ट्रांसपोज कर दो, आपके पास जो अवयव बन के तैयार रहेगा वो हमेशा एडजॉइंट ए यानी सहखंडज कहलाएगा उस ए का, अवयव का।
अगर उसी में आपके पास जो ये दे रखा है सबसे पहले इसको, अब इसका सारणिक का मान कैसे निकालेंगे भाई, ए आपके पास अव्यय है तो अव्यय है तो ये चिन्ह लगा है, जब आप इसके सारणिक का चिन्ह लगा दोगे तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, सारणिक का चिन्ह लगेगा ऐसे, और 3 × 3 का सारणिक बनेगा तो उसका मान भी निकलेगा। मैंने कहा था सारणिक का चिन्ह लगते ही क्या होता है, मान भी निकल जाता है। तो इसको सारणिक में बदल करके पहले मान निकाल लेना। जैसे मान आ गया आपके पास 24, तो एडजॉइंट ए तो निकालोगे ही, वो तो आपने निकालना चाहिए, देख ही लिया। अब सारणिक ए का मान भी आपने देख लिया कि सारणिक का चिन्ह लगा करके इस ए का एक ही सारणिक का चिन्ह लगा दो, इसका मान निकाल लिया जैसे 24, तो लास्ट में आपको इस 24 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ऐसे 24 से, ऐसे 1/24 यू भी लिख सकते हो आप इसको, कहीं ऐसे भी लिखते हैं, मतलब 1 सारणिक ए और यहाँ पर मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए 1 जैसे 1/24 आ जाएगा। अब आपको ये भी मालूम है ये अव्यय है, और अव्यय में कोई भी संख्या का अगर भाग लगाया जाता है तो उसको भाग को अंदर ले जाकर हम प्रत्येक अवयव में लगाते हैं, यानी वो 24 का भाग इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, प्रथम पंक्ति में भी लगेगा, दूसरे में भी लगेगा, तीसरे, सबके सब अवयव में लगेगा। ये अवयव में होता है, लेकिन सारणिक में किसी एक ही पंक्ति में लगता है। तो हम लोग अवयव यानी एडजॉइंट है, एडजॉइंट क्या है, एक मैट्रिक्स है अवयव, और इस मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है कि आपके पास ये क्या है, एक संख्या है, तो जो संख्या आएगी भाग में वो हमेशा इसके प्रत्येक अवयव में भाग लगाएंगे, तो वो तो सवाल करेंगे पता चल ही जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर शर्त जो आती है, कहते हैं ना कि ए इनवर्स, कोई भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम अवयव कब संभव है, जब वो व्युत्क्रमणीय हो। मैं कहता हूँ व्युत्क्रमणीय की जरूरत ऑटोमेटिक ही पड़ जाती है। अब व्युत्क्रमणीय कौन होता है, व्युत्क्रमणीय अवयव आपको मैंने शुरू में जब स्टार्ट किया था तो बताया था कि अगर एक की सारणी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो वो व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्योंकि आपको भी पता है मैथ का फंडा है, कभी भी हर में नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये एक संख्या है, सारणी का मतलब है ये एक संख्या, और इस संख्या का मान कभी क्या नहीं होना चाहिए, 0। अगर इसका मान 0 नहीं होगा तो ए इनवर्स निकल जाएगा। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो उसको हमेशा व्युत्क्रमणीय होना पड़ेगा। किसको, ए को। अगर इसका इनवर्स निकालना है तो व्युत्क्रमणीय होना पड़ेगा। व्युत्क्रमणीय को अगर हम हिंदी को छोड़कर अगर मैथ से देखा जाए, व्युत्क्रमणीय शब्द का मतलब क्या होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, वो ये होता है। तो हम भी जानते हैं इसका निकालना है इनवर्स, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा नीचे कभी इसका मान कभी 0 के बराबर नहीं आ जाए। हम लोग करते क्या, अब करने का मेथड, अब सवाल आएगा, आपको सवाल देगा मैट्रिक्स ए देगा ऐसे, उसमें 4 ये 3 × 3 के तो 9 संख्याएं डाल करके ऐसे दे देगा आपको, 2 × 2 के तो वैसे दे देगा। अब ये देख करके आपसे पूछेगा ए इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि संभव है तो, क्योंकि संभव होगा तो निकालेंगे, क्योंकि इसका मान अगर 0 आ जाएगा तो कहां से निकालेंगे। तो ये देखना सबसे पहला काम होगा, ये आपके पास लिखा है उसको पहले एडजॉइंट ए बाद में निकालना, यानी सहखंडज बाद में निकालना है। पहले काम क्या करना है आपको, पहले उसका सारणिक का मान निकालना है, यानी उसको सारणिक में बदलना है। ऐसा क्यों करते हैं बेटा, इसलिए करते हैं अगर आपने सोचो सारणिक में बदल करके उसका मान निकाला 0 आ गया, क्योंकि एडजॉइंट ए में काफी टाइम लग जाएगा, सबके सब सेकंड निकालने पड़ेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो उससे पहले अगर हम सारणिक में बदल के उसका मान निकाल लें, जो काम लास्ट में करना चाहिए वो पहले अगर यहाँ पर ये कर ले, इससे क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा सवाल। क्योंकि वो अगर व्युत्क्रमणीय होगा तो उसके व्युत्क्रम का इनवर्स का अस्तित्व होगा, तो यहीं से पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर 0 आ गया तो हम कह देंगे अतः दिया गया अवयव यानी जो मैट्रिक्स ए है वो व्युत्क्रमणीय नहीं है, अर्थात क्या है, अव्युत्क्रमणीय है, इसलिए इसके इनवर्स व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा। और अगर नॉट इक्वल टू आ रहा है, आपके पास मान आ गया कोई और संख्या 0 ना आकर सारणिक का मान, तो हम लिखेंगे अतः ये व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसलिए इसके इनवर्स का अस्तित्व होगा। और अब आप एडजॉइंट ए निकाल लेना, सेकंड निकाल के सबके और उसके ऊपर ट्रांसपोज करके सेकंड आ जाएगा। और जब आ जाए तो वो जो संख्या आपके पास सारणिक के तौर पर आएगी 0 के अलावा जो भी आएगी उसको आप भाग लगा देना एडजॉइंट ए के प्रत्येक अवयव में ले जाकर, इनवर्स आपके पास होगा। हम इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवाएंगे सीधे इस चैप्टर के, और इसकी वो क्वेश्चन करने के बाद में इनवर्स के फिर हम जो हमारे क्रेमर जो नियम है उनके बारे में, और भी आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इस चैप्टर के आगे के 2-4 पॉइंट और रह गए, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को ये जो आज का बेसिक चैप्टर बताया है हमने, बेसिक ये जो हमारा पार्ट था 1, इसके बारे में आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं यही चाहूंगा कि इसको ज्यादा से, अब आप भगना नहीं कि हम लोग आज पढ़ लिए कल का वीडियो नहीं देखे, आधा देख लिया अधूरा देख लिया, ऐसा काम नहीं करें। वीडियो कंप्लीट देखो, आपको बहुत फायदा होगा, क्लास से ज्यादा फायदा होगा अगर आपने ध्यान से सुना है और आपने जो बुक्स है उसमें बड़े ध्यान से आप लोग प्रैक्टिस करो ईमानदारी से, क्योंकि ईमानदारी से आप प्रैक्टिस करोगे सक्सेस श्योर होगे, हमारी गारंटी है।
ठीक है, थैंक यू।